हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यंगिस्तान वॉइस में। और आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है रीढ़ की हड्डी, जो कि प्रसिद्ध लेखक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनकी आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। कहानी की शुरुआत होती है मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को उन्होंने पकड़ रखा है और तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है और दोनों प्रवेश करते हैं। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, हाँ बस बस। नौकर, बिछा दूँ साहब? बाबू जरा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब? ये भी कोई पूछने वाली बात है? यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर हंसते हुए, बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर, हाँ यूं बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए, और हाँ चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वही। नौकर जाते हुए, बाबू इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती हैं। गंदमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन धोती तुमसे मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रत्न जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई, तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पे लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आ गई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, ना जाने कैसा इसका दिमाग हो गया है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती,
और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो सुनते रही। रामस्वरूप बात काट कर, चुप हो जाओ। दरवाजे से झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसे कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। इतने में रतन आ जाता है। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। चद्दर बिछाते हुए, प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त क्या चीज़ याद आती है। जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद उनका लड़का। देखो उमा से कह देना जरा करीने से लाए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ाता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी याद रखते। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आता है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया, अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक होती है। रामस्वरूप दरवाज़ा खोलते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना हुआ। आंखों से दोनों की चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम पड़ता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं दोनों। आवाज़ पतली है और उनकी कमर झुकी हुई है, यह इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, इधर तशरीफ़ लाइए जनाब। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठ जाते हैं। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो नहीं दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़की की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, हे और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में अब तो साल भर रह गया होगा। शंकर, जी यही कोई 1-2 साल। रामस्वरूप, 1-2 साल? शंकर, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था,
क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप: कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद: जनाब, यह हाल था। 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप दोनों हंसने लगते हैं। रामस्वरूप: जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हंसते हुए गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में: और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पे बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई है। 12 घंटे की। जनाब, मैं तो सच कहता हूँ, उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप: जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद: माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप हंसने लगते हैं, कहते हैं, वह रंगीन ज़माना था। रंगीन। और यह कहते हुए शंकर भी हंसने लगता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए: अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत करते हैं। रामस्वरूप चौंक कर: बिजनेस? फिर समझकर: अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद: यह सब तो चलता रहेगा। रामस्वरूप: तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हुए गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में: आदमी तो भला है, मकान वकान भी हैसियत से बुरी नहीं लगता, पता चले लड़की कैसी है। शंकर: जी। गोपाल प्रसाद: क्यों, क्या हुआ? शंकर: कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद: झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद: आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए: आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद: नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भई यह नया फैशन पसंद नहीं आता। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाल दी जाए तो जायका ही क्या रहेगा। रामस्वरूप: कहते तो आप सही हैं। शंकर: सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए: सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए: वह क्या? गोपाल प्रसाद: खूबसूरती पर टैक्स। शंकर और रामस्वरूप दोनों हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए: वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए: कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर: आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर: किस मामले में? रामस्वरूप: यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही: यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप: जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद: देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप: यह तो आपका मेरे ऊपर बाहरी एहसान है। गोपाल प्रसाद:
और जायचा तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना अब मुश्किल बात थोड़ी ही है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी यह तो गलत नहीं। रामस्वरूप, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से ज़्यादा मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे, मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हंसते हुए शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप, चाय और लीजिए शंकर से। शंकर, धन्यवाद, मैं पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप और लेंगे? गोपाल प्रसाद, बस साहब, अब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से आवाज़ लगाते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, यही है आपकी लड़की, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे दोनों चौंक पड़ते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप, जी वह तो पिछले महीने इसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से इसको कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाने को बोला है डॉक्टर ने। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है साहब? रामस्वरूप, अरे नहीं साहब, मैंने तो ऐसे ही अर्ज किया था। गोपाल प्रसाद, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिलती रहती हैं। वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपका अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। गोपाल प्रसाद, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती है।
रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। जरा शर्माती है, इनाम तो इसने बहुत जीते हैं। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, यह जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज़ आवाज़ में, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा आपने इन साहबजादे से पूछिए, अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप हो जाते हैं। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह ये नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा चुप हो जाओ। गोपाल प्रसाद गुस्से में खड़े होकर, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास, उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी तो कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के चेहरे पर रुलासापन है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा की घबराहट की हालत में आना होता है। प्रेमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी मक्खन ले आया। सब रतन की तरफ देखते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि आज भी रामस्वरूप जैसे लोग अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाने और विवाह के लिए छिपाने के लिए मजबूर हैं। तो आप ही तय कीजिए, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। समाज में स्त्रियों के विरुद्ध कई दकियानूसी विचार चले आ रहे हैं। प्रस्तुत एकांकी में इसी तरह के एक मंदबुद्धि विचार को दर्शाया गया है। एकांकी की मुख्य नायिका इनका विरोध करती हुई नजर आती है। आज स्त्रियों ने संसार में जो कुछ भी अर्जित किया है वह पूरी तरीके से उनके निजी परिश्रम का परिणाम है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें फ्रेंड्स ज़रूर बताएं कमेंट कर और ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन हिट कर दें। जय हिंद।